अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज अपना थर्ड लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। लेक्चर 3 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो हमारे थर्ड लेक्चर की बात कर रहे हैं। आज टुडेज डेट इज 30th ऑफ अप्रैल। टुडेज डेट इज 30th ऑफ अप्रैल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? चार्ज क्या होता है, पहले फर्स्ट क्लास में पढ़ा। दूसरा, चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर दो चार्जेस के बीच कैसे फोर्स लगता है। इसको लेकर के हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ा था, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। बट कितना, किस फोर्स से रिपेल करता है, किस फोर्स से अट्रैक्ट करता है, उसी फोर्स को समझने के लिए हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको अगर आपको रिलेट करना हो तो आप इसको रिलेट कर सकते हो ग्रेविटेशन लॉ से। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से इसको रिलेट कर सकते हैं। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ से। ये कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, क्योंकि दो चार्जेस के बीच रिपल्शन भी हो सकता है और अट्रैक्शन भी हो सकता है। दो चार्ज अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट force of attraction or repulsion between two charged bodies is directly proportional to product of their charges. Directly proportional to product of their charges. ठीक है? And inversely proportional to the square of distance between them. यानी जो कूलम्ब्स लॉ कहता है कि दो चार्ज, मान लेते हैं कि मेरे पास दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, और मान लेते हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। क्लियर है? तो इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, यानी Q1 इंटू Q2। यानी जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा फोर्स होगा। दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? इसको अगर इसको एक्सप्रेस करना होगा तो हम क्या लिखेंगे? तो इसको अगर मैथमेटिकली मुझे लिखना होगा तो मैं लिखूंगा मैथमेटिकली मैथमेटिकली जो फोर्स होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। याद करो, ग्रेविटेशन फोर्स में प्रोडक्ट ऑफ मासेस होता था। क्लियर है? दूसरा कहता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है? तो अगर हम कंबाइंड रूप में देखें तो फोर्स को क्या कह सकते हैं? Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है क्या? यहीं पे हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हर जगह आता है, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो अपने पास क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है। ये कांस्टेंट क्या होता है? F इक्वल्स टू K टाइम्स Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। एक कांस्टेंट क्वांटिटी हमारे पास आई। कितना होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम अभी समझेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि दो चार्ज आपने रख दिया डिस्टेंस में, इन दोनों के चार्जेस या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे, अपने अपने हिसाब से अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। तो दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। यानी जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा दोनों के बीच फोर्स होगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी जितना दूर जाएगा उतना ही कम फोर्स लगेगा। ये तो ग्रेविटेशन में भी पढ़ा था हमने कि दो मासेस जितना दूर जाते हैं फोर्स उतना ही क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सबसे पहले आप कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट लिखेंगे। एवरीवन जस्ट राइट डाउन स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, सब लोग कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट लिखेंगे, जल्दी से लिखिए।
सब लोग पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम में स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लिखते हैं कंसीडर टू चार्जेस, कंसीडर टू चार्जेस Q1 and Q2 placed at distance r from each other. ठीक है, कंसीडर टू चार्जेस Q1 and Q2 placed at distance r from each other। ठीक है, चलो इसको लिखो जल्दी से। ये कूलम्स लॉ का मैंने सीधा सीधा मैथमेटिकल स्टेटमेंट बताया है आपको। किसी को कोई डाउट है, जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क। रोशन, इसमें हम लगाएंगे। रोशन, अभी हम वेक्टर फॉर्म तक नहीं पहुंचे, हम लगाएंगे आपको। अभी मैंने बस सिंपल फोर्स की बात की, यानी अगर सही मायने में देखो तो हम सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं अभी रोशन। इसको हम धीरे धीरे इसको हम उस जगह पे पहुंचाएंगे अभी रोशन। अभी जो आप सवाल है आपका वो धीरे धीरे वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए। आप इतना लिखें, फिर हम आगे बात करेंगे। जस्ट लिख लो तो से डन, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले सब लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद ये मैथमेटिकल फॉर्म लिखो। कूलम्स लॉ अगर एग्जाम में कभी आ जाएगा तो इतना हमें लिखना पड़ेगा, और थोड़ा सा 2-3 लाइन और जो हम लिखने वाले हैं। हमारे पास मन में एक सवाल है अभी कि ये कांस्टेंट क्या है, हम इस पे अब बात करेंगे। गुड, मैं थोड़ा सा आगे अगर बढ़ता हूं तो ये कांस्टेंट क्या है, इस पे बात करनी चाहिए हमें। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है? तो हम लोग एक एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को निकालने के लिए मैथमेटिकली जनरली हम लोग रैशनलाइजेशन करते हैं, अप्रोक्सीमेशन करते हैं। तो उस हिसाब से बाई रैशनलाइजेशन एनसीईआरटी में ये वर्ड यूज नहीं किया गया है, बाई रैशनलाइजेशन। ठीक है, बाई रैशनलाइजेशन जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पे k का जो ये इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 9 इंटू 10⁹9। कितना यूनिट होता है हम अभी इस पे बात नहीं कर रहे, लेकिन आपके मन में एक सवाल आता है कि सर ये एक नया टर्म आ गया है एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है? यही सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जो अभी तक इस चैप्टर में आपने पढ़ा है। इसको कहते हैं परमिटिविटी इन वैक्यूम। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? ये एक्चुअली हमें बताता है कि दो चार्जेस को किसी मीडियम में रखोगे तो उस पर कितना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा। परमिटिविटी बेसिकली मीडियम की प्रॉपर्टी को लेके आता है हमारे पास। इट जस्ट प्रोवाइड्स अस कि एक मीडियम में दो चार्जेस के बीच कितना फोर्स लगेगा। तो अगर अब मैं फाइनल फॉर्म पे जाऊं, फाइनली अगर मैं कूलम्स लॉ पे जाऊं तो लिख सकता हूं F
फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारा फाइनल कूलम्स लॉ है, यही हमारा फाइनल कूलम्स लॉ है। यहां पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू में आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू में बता देता हूं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। मैंने अगेन यूनिट का बात नहीं किया है, मैं यूनिट आपको तुरंत अभी सबका बताऊंगा। यूनिट के बारे में तुरंत अभी बात करेंगे हम लोग। सब लोग लिखिए, एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम की बात करता है। किसी भी वैक्यूम की बात हम लोग करते हैं तो वैक्यूम मतलब एयर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सब लोग लिखिए, दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगेगा, याद करो, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, याद करो। ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने क्या लिया था? कांस्टेंट जी लिया था। यहां पे जी के जगह क्या आ रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कांस्टेंट का फर्क है। एक बात और आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ग्रेविटेशन में जो जी का वैल्यू आपने लिया था, उस जी की वैल्यू थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। लेकिन यहां पे जो कांस्टेंट का वैल्यू है वो है 9 इंटू 10⁻9। इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा फोर्स स्ट्रांग है और कौन सा फोर्स वीक है। आप देख के बता सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत बहुत स्ट्रांग होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से लिखें इसको, इसके बाद हम फिर से बात करेंगे। अब फोर्स कैसे लगता है, अब इस पे भी बात करेंगे। अलग अलग मीडियम में कैसे लगता है, इस पे बात करेंगे हम लोग। बिल्कुल 10 मिनट समझ लो खाली, उसके बाद खाली क्वेश्चन ही करना होगा इसमें। पढ़ने के लिए सिर्फ 10 मिनट का टॉपिक है। आर्यन ने पूछा सर परमिटिविटी क्या होता है? सिंपल आर्यन बात कह रहा हूं। हमने ग्रेविटेशन में जो जी का वैल्यू था, कांस्टेंट था, हमने माना था ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये किसी भी मीडियम में चले जाओ, किसी भी एटमॉस्फेयर में चले जाओ, जी का वैल्यू चेंज नहीं होता है। लेकिन एप्सिलॉन नॉट के में ऐसा नहीं कह सकते। दो चार्ज के बीच कितना फोर्स लगेगा वो सिर्फ चार्ज और उसके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि उन दोनों के बीच का मीडियम कैसा है। क्लियर है क्या आर्यन? ये मीडियम को रिप्रेजेंट करता है परमिटिविटी। परमिटिविटी का अगर मतलब समझोगे तो एक परमिशन से आता है। परमिटी में परमी जो है वो परमिशन, कितना परमिशन देता है फोर्स को लगने के लिए, ठीक है। जितना ज्यादा के का वैल्यू, जितना ज्यादा कांस्टेंट का वैल्यू होगा, उतना ही ज्यादा हम कह सकते हैं कि फोर्स लगेगा। क्लियर है? सब लोग लिख लो, बताओ मुझे। अंशुष, संदेश, शोएब, कोई दिक्कत है तो बताओ। ओम, निखिल, नीलू, कोई प्रॉब्लम हो बताओ, तो कुछ समझ में नहीं आया। जो ने पूछा है कि सर 4 पाई यहां पर क्या शो कर रहा है? कुछ नहीं, 4 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। शुभम, 4 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। रोशन तुरंत आ रहे हैं अभी, रोशन तुरंत आ रहे हैं अभी हम लोग। आप जो पूछ रहे हो कि सर ये कांस्टेंट का वैल्यू कैसे डिपेंड करता है, होपफुली सबने लिख लिया होगा। अब मैं आपको आता हूं कि फोर्स के बारे में एक बार और अलग व्यू देते हैं। तो मान लीजिए फिर से हमने क्या ले लिया, Q1 है और ये क्या है, Q2 है, और ये क्या है, R है। दोनों के बीच डिस्टेंस है। हम एक बात समझ चुके हैं कि कूलम्स लॉ कहता है कि फोर्स जो होता है दो बॉडी के बीच, वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, बता रहा हूं इंटू Q2 बाई R स्क्वायर।
अब ये फोर्स जो होता है, ये सबको पता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स तो कोई स्केलर क्वांटिटी नहीं है ना, फोर्स का तो डायरेक्शन भी होता है। तो ये जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं क्या कि ये सिर्फ फोर्स का एक मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक वेक्टर का हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इस फोर्स का एक डायरेक्शन भी होगा। तो मैं हमेशा कहता हूं कूलम्स लॉ में कि मैग्नीट्यूड अलग रखो, डायरेक्शन अलग रखो। डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? याद रखिएगा, अगर दोनों सिमिलर चार्जेस होंगे, याद रखिएगा, इफ Q1 into Q2 इज ग्रेटर देन 0, मतलब कहने का मतलब क्या है कि या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है। अगर ऐसा होगा, उस केस में क्या होगा? रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा। और अगर Q1 into Q2 यानी एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, उस केस में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। इज इट क्लियर? क्या इस बात से आप मेरे सहमत हैं? हमने कहा कि दोनों अगर सिमिलर चार्जेस होगा, मतलब ये कैसा चार्ज है? सिमिलर चार्जेस। सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है क्या? ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं। क्लियर है? मैं यहीं पे, शोएब ने पूछा कि सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? शोएब, एप्सिलॉन नॉट ना मीडियम को लेके आता है कि आखिर वो मीडियम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। एप्सिलॉन नॉट को अगर पूरी तरीके से लिखना चाहो तो एप्सिलॉन नॉट को हम लोग लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट को लिखते हैं आपको, एप्सिलॉन नॉट को लिखते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होता है फ्री स्पेस का और वैक्यूम का। ठीक है, अगर इसको थोड़ा और समझे तो इसका वैल्यू होता है, जो हमने लिखा था अभी, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। मुझे लगता है कि आप इसका यूनिट बता सकते हो। ये जेई का आया हुआ सबसे बड़ा सवाल है, इसका यूनिट और डायमेंशन बताना। और बोर्ड्स में भी कई बार 1 मार्क्स में आ चुका है, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट बताना। मुझे कोई मदद करे? कोई बताएगा मुझे? Q1 इंटू Q2 कूलम का होल स्क्वायर हो जाएगा, कूलम का होल स्क्वायर हो जाएगा पर मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन होगा क्या? कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन। ठीक है, शोएब ने पूछा है कि इसका यूज क्या होता है। शोएब देखो, अगर मीडियम बदलोगे तो एप्सिलॉन भी बदलेगा, मीडियम बदलोगे तो परमिटिविटी भी बदलेगा। क्लियर है? तो इसका यूज यही होता है कि एक दो चार्जेस के बीच में किसी मीडियम में कितना फोर्स लगेगा, इसको बताने के लिए। इज इट क्लियर? क्या इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर ये एप्सिलॉन नॉट के बारे में थोड़ा और अपने को अगर समझना है तो मैं बताता हूं कि अगर यही दो चार्जेस अगर वैक्यूम में रखे गए तो यहां पे परमिटिविटी कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन अगर किसी मीडियम में रखे गए, मीडियम में रखे गए तो उसको एप्सिलॉन कहते हैं। परमिटिविटी, परमिटिविटी इन अ मीडियम, इन अ मीडियम, परमिटिविटी इन अ मीडियम, किसी मीडियम की अगर बात करो तो कहते हैं उसको एप्सिलॉन। तो अगर मैं बोलूं वैक्यूम में दो चार्जेस के बीच फोर्स निकालना है तो क्या कहूंगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो वही किसी मीडियम में जाएंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पे बस एप्सिलॉन नॉट के जगह क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन आ जाएगा। इज इट क्लियर? क्या समझ में आ रहा है मीडियम में क्या फर्क आता है? शोएब, शोएब जो एप्सिलॉन का आप सवाल पूछे थे कि सर एप्सिलॉन से क्या फर्क पड़ता है, तो ये देख लो कि वैक्यूम में, वैक्यूम में यानी एयर में जो फोर्स लगता है और मीडियम में फोर्स लगता है, उसमें क्या डिफरेंस है? एयर में एप्सिलॉन नॉट होता है तो मीडियम में एप्सिलॉन हो जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? यहीं पे हमारे पास एक नया टर्म आता है। बिल्कुल,
शोएब ये अपना फॉर्मूला वैक्यूम के लिए है और ये अपना फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला अपना मीडियम के लिए है, ठीक है? बिल्कुल रोशन, बिल्कुल रोशन, वैल्यू में डिफरेंस होता है। मैं एग्जांपल देता हूं, वाटर का, ऑयल का, सबका अलग अलग एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर आप मीडियम चेंज करते हो तो आपका एप्सिलॉन भी चेंज हो जाता है, ठीक है? और यही इसी को कंपेयर करने के लिए, इसी एप्सिलॉन को कंपेयर करने के लिए एक नया टर्म लेके आए हैं, वो है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी नया टर्म आता है, रिलेटिव परमिटिविटी of a medium, relative permittivity of a medium। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से और के से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी, अनुष्का ने कोई सवाल पूछा है? अनुष्का, Q1 इंटू Q2 जीरो हो जाएगा, मतलब कोई एक चार्ज जीरो है तो फोर्स कैसे लगेगा? अनुष्का, अगर Q1 इंटू Q2 जीरो हो गया तो फोर्स तो नहीं लगेगा ना, चार्ज ही नहीं है तो एक में। चलिए, अब मैं बात कर रहा हूं रिलेटिव परमिटिविटी। तो अगर रिलेटिव परमिटिविटी की बात करते हैं तो एक नया टर्म आता है एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, या परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाई परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। याद रखिएगा, एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा एक से ज्यादा ही होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एप्सिलॉन आर का वैल्यू हमेशा एक से ज्यादा होता है, क्लियर है? हमेशा एक से ज्यादा होता है, क्लियर है? कभी भी कोई पूछे एप्सिलॉन आर के वैल्यू कैसे होता है रिलेटिव परमिटिविटी, तो हमेशा एक से ज्यादा होगा। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी लिखिए, इतना सब लोग लिखेंगे इसको, इन वैक्यूम और इन मीडियम, ठीक है? चलो एक बार लिख लो, फिर कोई सवाल होगा तो मैं उसका, कोई क्वेश्चन होगा तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। मैं इसको जल्दी से एक बार समराइज कर दूंगा ताकि आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए, मैं आपको समराइज भी कर दूंगा और एक बार दूसरे तरीके से समझा भी दूंगा, ठीक है? तो एक बात मुझे लगता है आपको भी समझ में आ गया होगा कि किसी भी मीडियम में एप्सिलॉन जो होता है इज इक्वल टू नथिंग बट एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, इस रिलेशन से समझ में आ गया होगा आपको। किसी मीडियम का जो एप्सिलॉन होता है वो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। तो उस हिसाब से अगर मैं फोर्स इन मीडियम लिखने जाऊं तो क्या लिखूंगा? 1/4 पाई, एप्सिलॉन की जगह लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मुझे लगता है कि अब हम लोग एक बात पे एग्री कर जाएंगे कि मीडियम में जो फोर्स लगेगा वो कुछ नहीं है, वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा है अपॉन एप्सिलॉन आर। सारा का सारा फॉर्मूला तो वही होगा, सारा का सारा यही होगा, बोलिए क्लियर है क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। मीडियम में जो फोर्स लगता है वो कुछ नहीं होता है, वैक्यूम में फोर्स लगता है अपॉन एप्सिलॉन आर। घट जाता है फोर्स क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। क्लियर है क्या? शोएब, आपने सवाल पूछा है कि सर मीडियम एप्सिलॉन होगा और वैक्यूम एप्सिलॉन होगा। बिल्कुल सही शोएब, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है? ये एक बार बस फॉर्मूले अपने दिमाग में बैठ जाएं, ठीक है, खत्म हो जाता है मामला। मैंने आपको कहा कि एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिया
तो 1/4πε0 Q1 into Q2 upon R square, तो फोर्स इन वैक्यूम था, तो फोर्स इन वैक्यूम अपन क्या हो गया, एप्सिलॉन आर। यही हमारा फाइनल फोर्स इन मीडियम और फोर्स इन वैक्यूम का रिलेशनशिप है। और मैं अब इसी को एक बार 2 मिनट सब लोग लिखना वाला काम जो भी कर रहे हो, एक बार ध्यान दो, कंक्लूड करता हूं समझा करके, ठीक है। देखते हैं, एक बार कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। दो चार्जेस अगर आर डिस्टेंस पे रखे गए हैं, ठीक है, इन वैक्यूम, इन वैक्यूम मैं बड़ा सिंपल, अब बात करेंगे मीडियम वैक्यूम अलग अलग, इन वैक्यूम, वैक्यूम की बात करेंगे, देन फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/4πε0 Q1 into Q2 upon R square, जहां पे आपको एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू पता है और पूरे पूरे 1/4πε0 का वैल्यू पता है, पूरा कांस्टेंट का ही वैल्यू पता है आपको, 9 into 10⁹9। लेकिन यही फोर्स, यही बॉडी अगर दोनों चार्ज को अगर दोनों चार्ज को मीडियम में डाल दें हम लोग, इन मीडियम अगर डालें हम लोग, इन मीडियम डाल दें अगर हम लोग, तो कितना हो जाएगा, फोर्स इन मीडियम, ये वैक्यूम है, force in medium is equal to 1/4πε Q1 into Q2 upon R square। क्लियर है। और इसी को बाद में जब हम वेरीफाई कर देते हैं तो बन जाता है फोर्स इन मीडियम इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर। क्लियर है सबको? क्या ये सबको क्लियर है? खत्म, इतना ही है। शोएब ने पूछा है कि सर मीडियम और एफ बी बाई ये सर कौन सा फॉर्मूला है? ये नहीं समझा मैं, एम बी और एफ बी ये कौन बाई ई आर? अच्छा ये शोएब अभी अभी तो डिराइव किया। शोएब देखो, ध्यान देखो, यहाँ पे ध्यान दो, मैंने बोला कि हमने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया है, एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। ध्यान दो शोएब, ठीक है, आपका जो कंफ्यूजन है मैं दूर कर किया देता हूँ। एप्सिलॉन आर है, ठीक है, एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब मीडियम बाई वैक्यूम। क्लियर है, मीडियम बाई वैक्यूम। अब इस हिसाब से हमने देखा कि अगर एप्सिलॉन की वैल्यू लिखें इस रिलेशनशिप से, तो क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हमने वैल्यू पुट कर दिया मीडियम वाले इक्वेशन में, तो हमारे पास जब ये 1/4π Q1 Q2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो इसको वैक्यूम का फोर्स नहीं कह सकते हैं शोएब। क्या इसको मिला के वैक्यूम का सिर्फ एक ही तो एक्स्ट्रा चीज है, एप्सिलॉन आर। बोलिए, क्लियर है क्या शोएब? शोएब क्लियर है क्या? ठीक है, तो मतलब आज से याद रखना दो चीज, मीडियम और वैक्यूम। ठीक है, मीडियम में 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और वैक्यूम में 1/4πε Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन वैल्यू दी जाएगी, लेकिन जनरली आपको रिलेटिव परमिटिविटी दिया जाता है, कहां का, एप्सिलॉन आर का। बोलिए, क्लियर है क्या सब कोई? अब सब लोग इसको लिख लेने के बाद, कंक्लूजन को लिख लेने के बाद हेडिंग डालेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये लास्ट टॉपिक, फिर कुछ टॉपिक नहीं बचेगा, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके सीखेंगे कि क्या क्या हमें जानना है। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये भी एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अभी भी किसी को कूलम्स लॉ में कोई दिक्कत हो तो पूछो, हमें कोई जल्दी नहीं है, इकलौता इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 15 मिनट पढ़ेंगे, खाली क्वेश्चन है उसके बाद। और भी हर लेवल का एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। हम लोग कांस्टेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हमारा, बल्कि हमारा डिपेंड किस पे करता है, चार्ज पे और डिस्टेंस पे भी। यानी आज के बाद कोई पूछे कि दो चार्जेस के बीच फोर्स किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो क्या बोलोगे, ई चार्ज, डिस्टेंस, और तीसरा मीडियम। ग्रेविटेशन में याद करो बताया गया था कि मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे भी डिपेंड करता है, यही फर्क है। क्लियर है? प्रत्युष प्रकाश क्लियर है क्या? प्रत्युष अमृत, रोशन समझ में आ गया? चलिए,
ओके ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास कुल मिला के दो चार्जेस हैं। हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q1 और Q2। ये बिल्कुल ग्रेविटेशन में हम पढ़ रखे हैं, कोई नई चीज नहीं है। मान लेते हैं कि इसका पहले वाले का पोजीशन क्या है, कुछ R1 है। वेक्टर याद रखना पड़ेगा, R1 पोजीशन वेक्टर, और दूसरे वाले का कितना है, R2 पोजीशन वेक्टर। जब कुछ नहीं दिया गया हो तब मान लेते हैं कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दोनों एक दूसरे को रिपल्शन शो करेंगे, एक दूसरे के को ऑपोजिट डायरेक्शन में धकेलेंगे। ये क्या है, रिपल्शन। क्लियर है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास कुछ पता नहीं है तो हम पॉजिटिव चार्जेस यूज कर लेते हैं। क्लियर है। तो अगर मुझे फोर्स निकालना होगा, अगर मुझे कोई कहेगा कि फोर्स निकालो, फोर्स एक्टिंग ऑन वन, अगर मुझे कोई बोलेगा कि फोर्स एक्टिंग ऑन 1/2, फोर्स एक्टिंग ऑन 1/2, तो मैं तो ऐसे ही कहूंगा ना, कि मैं तो कहूंगा कि अच्छा ये वेक्टर फोर्स निकालना है तो मेरे पास क्या होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है। तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा कि चलो मीडियम है तो एयर ही है, तो लिख देते हैं 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। डिस्टेंस क्या होगा, तो R1 से लेके R2 के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हम कह सकते हैं कि R12 का मैग्नीट्यूड होगा, पोजीशन का R12 का मैग्नीट्यूड होगा। हम कह सकते हैं कि R12 वेक्टर मान लेते हैं का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। बड़ा क्लियर है कि 1 और 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, R12 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन क्या होगा, तो क्या डायरेक्शन लिख सकते हैं, क्या हम लोग डायरेक्शन लिख सकते हैं क्या, हम 2 से 1 की तरफ डायरेक्शन है। मेरा 1 पे फोर्स देखो किधर है, 1 पे फोर्स दिख रहा है कि 2 से 1 की तरफ है। तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं इसको, R21 यूनिट वेक्टर, R21 यूनिट वेक्टर। अगर मैं इसको और इलेबोरेट कर दूं तो क्या बन जाता है, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई R12 लिखो या R2 लिखो, R21 लिखो, कोई दिक्कत तो है नहीं। R21 का होल स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड। थोड़ा बहुत क्लास 11th का वेक्टर याद करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। आर्यन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुछ लोगों ने रिपीट करने को कहा है, लेकिन आपको कुछ चीजें वेक्टर में रिकॉल करनी पड़ेगी। आप लोग को अगर दिक्कत इसमें आएगी तो कहां से दिक्कत आएगी मैं बता देता हूं। पहले आपकी दिक्कतों को दूर कर देता हूं जो वेक्टर को लेके आएगी आपकी। याद रखना है कि किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करता है, पहले याद रखना है कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, अगर किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है अगर, तो याद रखिएगा हमेशा लिखते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, इनटू डायरेक्शन। याद रखिएगा मैग्नीट्यूड, अगर यहां पे बोले तो डायरेक्शन क्या होता है, बेसिकली डायरेक्शन होता है यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन होता है यूनिट वेक्टर, और मैग्नीट्यूड हम जानते हैं। तो मान लीजिए मैं चाहता हूं कि फोर्स एक्टिंग ऑन 1/2 इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन 1, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F21 लिख सकते हैं, हम लोग फोर्स, फोर्स अप्लाइड बाई 2 on 1, on 1 by 2 on 1, क्लियर है, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना होगा सबको पता है, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। अपन सिंपल R का होल स्क्वायर लिख देते हैं, चलो R का होल स्क्वायर लिख देते हैं, डिस्टेंस है दोनों के बीच में ना। अब याद रखना है आपको कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस अगर कोई रिप्रेजेंट करने को कहेगा तो कैसे करेंगे, याद करिए R1 वेक्टर है, R2 वेक्टर है, तो ये इन दोनों के बीच का वेक्टर क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का वेक्टर हो जाएगा R12, कुछ ऐसे R12
ठीक है, ये हम इन दोनों के बीच का। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इस वेक्टर का, कुछ ऐसे, लेंथ क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। आर्यन ने पूछा है कि सर R21 का डायरेक्शन क्या है। याद रखो टू, देखो मेरा सिंपल सा हिसाब होता है, 2 1 का मतलब 2 से लेके 1, 1 2 का मतलब लेके 1 से लेके 2। तो R21 का डायरेक्शन क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, ऐसे होगा कुछ R21 का डायरेक्शन। क्लियर है क्या। तो हम कह सकते हैं इसको कौन सा वेक्टर है, R21 वेक्टर कह सकते हैं। क्लियर है। तो इनटू ये मैग्नीट्यूड तो हो गया, इनटू डायरेक्शन क्या हो जाएगा R21 वेक्टर। याद करिए, डायरेक्शन अगर R21 वेक्टर का यूनिट वेक्टर कोई लिखने को बोल रहा है, मतलब क्या कह रहे हैं हम, R21 का मैग्नीट्यूड बाई वेक्टर, वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड। यानी हम कह रहे हैं यहां पे आपको कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R² इंटू R21 वेक्टर बाई R का मैग्नीट्यूड। यही होगा ना, वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना है, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, हमने क्या मान रखा है, R है। तो फाइनल फोर्स का जो फॉर्मूला बन रहा है F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R क्यूब, Q1 Q2 बाई R क्यूब R21। क्लियर है क्या, R21 ये मेरा फाइनल वेक्टर फॉर्म है। इसका यूज जब आएगा तो हम एक बार और बताएंगे, अभी ज्यादा यूज इसका हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है, रिप्रेजेंट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, रिप्रेजेंट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर है, किसी को भी कोई दिक्कत है पूछिए। सब लोग इसको लिखें इसको पहले, कोई दिक्कत होगी फिर बताएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है न्यूमेरिकल्स में इतना यूज ना है, लेकिन थ्योरेटिकली इसका बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। और इसमें मैं क्या कह रहा हूं, बस वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, इतना ही कह रहा हूं मैं। मैंने बोला कि ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर में हमारे पास मैग्नीट्यूड कुछ ये है और डायरेक्शन हमारे पास कुछ ये है। मैग्नीट्यूड तो हम निकाल ही चुके हैं, डायरेक्शन को हमने और ब्रेक कर दिया, बस फाइनल खत्म। ठीक है, चलिए। सब लोग लिख लें एक बार। लिख लो इत्मीनान से, फिर बताओ दिक्कत है तो। जरूरत पड़ी हम इस पे और टाइम देंगे।
कोई बात नहीं रोहित, मैं समझा रहा हूं। रोहित अगर आपको समझ में नहीं आया कोई नहीं, बस आप लिख लो एक बार, फिर मैं पूरा हटाऊंगा एक बार। मुझे भी पता है कि आपको समझ में नहीं आया, और इसके पीछे रीजन है थोड़ा वेक्टर का समझ, कि वेक्टर पूरी तरह क्लियर नहीं है। ठीक है, तो हम इसको आपको दोबारा समझाएंगे, कोई इशू नहीं है। आप सब लिख ले, रिप्लाई यस की लिख लिया है तो एक बार सिर्फ समझने के लिए ध्यान देना, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। कोई बात नहीं हो, मैं अलग तरीके से इस बार समझाऊंगा। लिख लो बस एक बार, उसके बाद मैं हटाऊंगा इसको। बस लिख लो एक बार, रिप्लाई यस के लिख लिया है। हटा दो। चलो आई थिंक सबने लिख लिया है। हाँ चलो, चलो एक बार लास्ट टाइम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों की जो दिक्कत है, आप लोगों की दिक्कत सिर्फ ये नहीं है कि आपको समझना है एक तो ये फोर्स कितना है, आपको ये भी दिक्कत आ रही है कि डायरेक्शन हम बार बार ये वेक्टर कैसे ले रहे हैं, हम ये वेक्टर बार बार कैसे ले रहे हैं, इसमें दिक्कत। तो मैं एक काम करता हूँ कि आपको पहले बेसिक थोड़ा 2-3 मिनट में बता देता हूँ, ताकि समझना ज्यादा आसान है। ठीक है, चलिए देखते हैं, देखते हैं। तो मैंने बोला कि एक चार्ज रखा हुआ है Q1, एक चार्ज रखा हुआ है Q1। ठीक है, अच्छा ये मान लिया हमने कि ओरिजिन से एक पॉइंट पे रखा हुआ है, इसको कहते हैं R1। ठीक है, R1 डिस्टेंस पे, क्या कहते हैं उसको, R1 पोजीशन वेक्टर। कि खाली वेक्टर पे ध्यान दो, अभी फोर्स वोर्स सब निकल जाएगा। दूसरा चार्ज हमने रख दिया है Q2 यहाँ पे, हमने बोला ये देखते हैं कहाँ पे है, तो ये कुछ R2 डिस्टेंस पे है और इस डायरेक्शन में, ये दोनों वेक्टर है, दोनों पॉइंट का हम पोजीशन बता रहे हैं। अब मान लीजिए कि कोई मुझे बोले कि इन दोनों के बीच में कितना, इन दोनों के बीच में यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का कैसा पोजीशन है, या 2 से 1 का कैसा पोजीशन है, या 1 से 2 का कैसा पोजीशन है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मुझे कोई बोले कि बताओ 1 से 2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या मैं सीधा सीधा बोलूं अगर कि ये वेक्टर कैसा होगा, ये वेक्टर कैसा होगा, यानी मैं सीधा सीधा बोलूं R1 से लेके 2 तक, इसको कैसे लिखेंगे, 1 से लेके 2 तक ऐसे लिखेंगे। और अगर कोई मुझे बोलेगा कि 2 से लेके 1 तक रिप्रेजेंट करना हो, तो क्या लिखूंगा मैं, R21। बोलिए कोई दिक्कत है क्या, क्या ये बात सबको समझ में आई क्या। मैंने बोला R12 और R21, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। R12 का मतलब क्या होता है, 1 से 2, और R21 का मतलब होता है 2 से 1। अगर कोई मेरे से पूछे कि ये R12 होता क्या है, तो मैं बोलूंगा फाइनल माइनस इनिशियल, R2 माइनस R1। क्लियर है, R12 होता है R2 माइनस R1। क्लियर है। और मेरे से कोई अगर R21 पूछेगा, तो मैं बोलूंगा क्या होता है, इसका भी फाइनल माइनस इनिशियल, R1 माइनस R2। बोलिए क्लियर है क्या, कोई दिक्कत है क्या। मैं एक से दूसरे पॉइंट का पोजीशन बता रहा हूं, 1 2 मतलब 1 से 2, 2 1 मतलब 2 से 1, दोनों एक दूसरे का इक्वल ऑपोजिट है। और अगर कोई चाहे तो ये लिख सकता है कि R12 इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ R21। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या सबको ये बात समझ में आ रही है। ठीक, तो अगर मान लीजिए कि मैं इस दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसको हम लोग R कहते हैं, इसको मैं क्यों ना ऐसा लिखूं कि ये R12 का मैग्नीट्यूड है, R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। या मैं ऐसा क्यों ना लिख दूं कि R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक ही चीज तो है दोनों, दोनों का लेंथ तो सेम ही है ना, R12 या R21 का। बोलिए कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, समझा रहा हूं वेक्टर के तौर पे। ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। क्या इतना समझ में आया क्या कि मैंने R12 R21 कैसे लिया। चार्ज वर्ड बाद में आएगा। ओम समझ में आया क्या।
अब एक पॉइंट आता है कि फोर्स जो बनाएंगे उसमें दो चीजें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। अगर मैं पूछूं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा तो मुझे लगता है पूरा क्लास एक बार में बता देगा, सर ये तो हमको पता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। सीधा सीधा हिसाब है। अब आप मेरे को बोलोगे कि सर अब अगर आप बोलोगे तो R के जगह R12 या R21 पुट कर देंगे क्योंकि दोनों एक ही चीज है। तो मैग्नीट्यूड में हमें कभी दिक्कत नहीं रही है, हमें दिक्कत डायरेक्शन में रही है। ठीक बात, क्या यहां तक सबको क्लियर है? अब बात आती है कि दोनों मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो ये जो वन वाला है उस पर फोर्स कैसे लगेगा? कुछ अवे लगेगा क्या? तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये 2 से 1 की तरफ आ रहा है ये वेक्टर? ये वेक्टर जो है ये 2 से 1 की तरफ आ रहा है, तो इसका डायरेक्शन अगर मुझे कोई पूछेगा, डायरेक्शन पूछेगा, तो मैं डायरेक्शन में क्या लिखूंगा? डायरेक्शन को हम लोग यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर मतलब कौन सा यूनिट वेक्टर? R21। अब खुद सोचो ना कि आपके फोर्स का डायरेक्शन किधर है, R12 के लॉन्ग है या R21 के लॉन्ग है? वन पे। मैं बार बार कह रहा हूं कि वन पे कैसा लग रहा है? फोर्स एक्टिंग ऑन वन, ये R21 के लॉन्ग है, गौर से देखो, ऐसे R21 फिगर में दिख रहा है आपको, 2 से 1 की तरफ वाले में। तो अगर कभी यूनिट वेक्टर लिखो तो आप इसको यूनिट वेक्टर को लिख सकते हो वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड। कोई भी यूनिट वेक्टर का मतलब होता है, याद रखना है आज के बाद इसको, अगर नहीं भूल गए थे तो याद रखना है कि उसका वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड होता है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है एक मैग्नीट्यूड का वेक्टर। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड। तो मेरे पास अब मैग्नीट्यूड है, मेरे पास अब डायरेक्शन है, तो मुझे कोई पूछेगा कि बताइए फोर्स कितना लगा, फोर्स एक्टिंग ऑन वन, तो मैं सीधा सीधा फोर्स एक्टिंग ऑन वन इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई डिस्टेंस का होल स्क्वायर है। डिस्टेंस को तो कुछ भी लिख सकते हो आप, R21 भी लिख सकते हो, इनटू डायरेक्शन क्या लिखेंगे हम लोग? अभी भी दिक्कत है क्या? अभी भी दिक्कत है क्या? तो अब क्या फॉर्मूला क्लियर है क्या? 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई R21 का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इंटू R21। बोलिए अभी भी दिक्कत है क्या समझने में? अभी कोई दिक्कत है क्या तो बताओ, कहां दिक्कत आ रही है? मैंने बोला कि फोर्स में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। क्या थोड़ा और क्लियर हुआ क्या? सब लोग जिनको इसमें दिक्कत थी वेक्टर फॉर्म में, इसमें बेस हार्डली हमें एक दो क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए, होपफुली अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो मैं बहुत सिंपल से सवाल से शुरू करता हूं, चलो एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। ट्राई दिस एवरीवन, सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, सब लोग ट्राई करेंगे, सिंपल मैग्नीट्यूड पे बेस्ड है। शोएब सब लोग ट्राई करो, रोहित समझ में आ गया था अभी? अंशु ने कहा कि स्लाइड सर 1 मिनट ऊपर कीजिएगा। अंशु लिखना चाहते हो तो लिख लो एक बार, ऐसे ये तो लिख चुके थे आप, बट ठीक है, मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ, इतना इतना तो एटलीस्ट लिख चुके हो ताकि क्वेश्चन भी लोग को दिखता रहे। चलो सब लोग क्वेश्चन दिख रहा है, ट्राई करें सब लोग क्वेश्चन, सब लोग क्वेश्चन ट्राई करें।
आ चुका है। वेरी गुड रोशन, देखते हैं। देखो ये फॉर्मूले का प्रैक्टिस है और कुछ नहीं। सब लोग फॉर्मूला याद करें और बनाने की कोशिश करें। एयर में रखा हुआ है वैक्यूम। आर्यन, दीक्षा का आंसर आया है। दीक्षा सही है। आर्यन कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो कर ही दी है। आयुष, समझ में आ रहा है? अनुष्का, आपका भी आंसर आर्यन वाला ही है लगता है। आप लोग नहीं नहीं नहीं, निमेश, नहीं निमेश, वैसा तो आना नहीं चाहिए। देखते हैं, अभी तक हमारे पास जो आंसर आया है काफी वेरिएशन है। जैसे कि आर्यन का 6 इंटू 10⁻⁴ आ रहा है, बट स्टिल एक बार रीचेक करने की जरूरत है। अनुष्का 6 इंटू 10⁻⁹, आर्यन 6 टू, आर्यन का पहले भी वही आया था। आप लोग सिंपल, आपके पास बहुत क्लियर कट क्वेश्चन दिया हुआ है। आपके पास Q1 दिया हुआ है, Q1 इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम। आपके पास Q2 दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। आपके पास R दिया हुआ है 0.3 मीटर। तो सीधा सीधा सॉल्व करते हैं ना फॉर्मूला। फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा, 1 एयर है तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R का होल स्क्वायर। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करें इसी तरीके से। डोंट वेट कि मैं सॉल्व करूं। दो चार्ज रखा हुआ है, डिस्टेंस पे रखा हुआ है, दोनों के बीच फोर्स निकालना है। अरे नब्ज लग रहा सही है। तो अगर मैं 1/4πε0 को लिखूं तो क्या लिखूंगा, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹। पहला तो यही याद होना चाहिए, 10⁹। कितना सिंपल वैल्यू है, 9 इंटू 10⁹। रोहित देखते हैं, रोहित सर गलत लग रहा है मुझे। Q1 इंटू Q2 यानी 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू 3 इंटू 10⁻⁷। क्लियर है? बाई डिस्टेंस का होल स्क्वायर यानी 0.09। 0.3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.3 का होल स्क्वायर 0.09 हो जाएगा। तो बहुत क्लियर है यहाँ पे कि 0.099 को करेगा तो कितना टाइम्स हो जाएगा, 100 टाइम्स। क्लियर? ओम ने हैंड रेज किया। ओम बस तुरंत बता रहा हूँ। चलो ओम पूछ लो क्या दिक्कत है। ओम बोलो। सर 9 इंटू 10⁹ कहाँ से आया? याद करो कांस्टेंट का वैल्यू, याद करो फॉर्मूला। देखो देखो इधर वैल्यू याद कराया था, देखो यहाँ पे 1/4πε0 का वैल्यू बताया था, 9 इंटू 10⁹ होगा। ओम यस सर। ये याद रखना है अपने को, ठीक है ओम? यस सर। हर जगह काम आएगा, ठीक है? यही याद रखना है, जो कांस्टेंट होता है 1/4πε0 उसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁹। अब हमारे पास क्या बचा, 3 2 जा 6 इंटू 10 9 माइनस 14 10⁻ कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। मिला के तीनों पावर मिला करके ये इंटू एक और 100 आ गया है, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। क्या सबको आ रहा है क्या? अनिमेश ध्यान से देख लो कहां गलती हो रही है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये क्लियर है? मैंने सीधा सीधा कैलकुलेशन किया है सब लोग। रोहित क्लियर है क्या? शोएब
पावर में ही गलती हुई होगी ऑब्वियसली, पर कैलकुलेशन पे भी ध्यान रखना, ये कैलकुलेशन करवाएगा ये क्वेश्चन आपसे। जल्दी, क्या सबको इसका आंसर आ गया? क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या? संदेश, अंशु, अनिमेश, सबको स्टैंडर्ड यूनिट में करेंगे, सबको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ रोहित, आपका कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक था, ठीक है? कहाँ दिक्कत है बताओ? बोलो, क्लियर है सबको? आगे बढ़े? चलिए ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लोग अगला ये क्वेश्चन ट्राई करें। पिछला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ठीक है? ये ट्राई करें। ये बनना चाहिए सबसे, ये सबसे बनना चाहिए। सब लोग ठीक से कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन में ही गलती कर सकते हो सिर्फ इसमें। चलो बच्चों ट्राई करें, इजी क्वेश्चन है, जस्ट कैलकुलेशन है, सब कुछ दिया हुआ है आपको। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, माइक्रो कूलम का मतलब होगा 10⁻⁻⁶ कूलम। यूज करें। हमारे पास दो आंसर आए हैं। एक रोशन ने बोला है 6 × 10⁻⁻11 मीटर, और नहीं रोश और अनुष्का ने बोला है 12 × 10⁻⁻1.5 मीटर। ये 1.5 कैसे लिखेंगे?
10 to the power 1.5 कैसे लिखें? दिव्यांशु ने कहा है 12 into 0.12 मीटर। ये थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट तो दिख रहा है मुझे लग रहा है ये करीब है, क्लोज है। मुझे लग रहा है ये आर्यन थोड़ा क्लोज है। दिव्यांशु ये मुझे थोड़ा क्लोज नहीं लग रहा है बिकॉज ये पावर में आपने कहीं गलती कर दिया दिव्यांशु। ठीक है, आपने कहीं पावर में ना गलती कर दिया। आपको दिव्यांशु नहीं आर्यन, ठीक है आर्यन, मुझे व्हाट आई फील कि होपफुली ये करेक्ट हो आपका आर्यन। सब लोग सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएं। आप आर स्क्वायर को सीधा सीधा निकालना है आपको, तो क्या करना है आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन फोर्स। एयर की बात हो रही है, दिमागी लगाना। दीक्षा ने बोला है कि सर 12, दीक्षा ये तो आंसर आ जाएगा ना फाइनल आपने जो निकाला है। रूट 144 12 होता है और 10 to the power -4 -2 होता है, यानी इसका मतलब कि आर्यन का सही आंसर। रोशन आपका भी वही आ गया, मतलब सबका एक ही आ रहा है फिर तो। अब तो मैं कह रहा हूं कि आप वैल्यू पुटिंग करें सिर्फ 1/4 का वैल्यू याद है, लिख लो 9 इंटू 10 to the power 9 इंटू Q1 इंटू Q2। दिव्यांशु आ गया, सही है। Q1 इंटू Q2, Q1 कितना है तो 0.4 इंटू 10 to the power -6। अगला 0.8 इंटू 10 to the power -6 बाई F कितना है 9 इंटू 10 to the power 9। सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, फोर्स तो 0.2 है ना, फोर्स कितना है 0.2 0.2। इस हिसाब से ये डबल कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के अपने पास जो आ रहा है वो आ रहा है 9 इंटू ठीक है 10 to the power -3 10 to the power -3 इंटू 1.6। ठीक है, जिसको हम लोग बड़े आराम से लिख सकते हैं 9 इंटू 16 इंटू 10 to the power -4 आर स्क्वायर। यानी अब हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू जो आ गई, बड़े आराम से हम रूट निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर का वैल्यू आया है 9 इंटू 16 इंटू 10 to the power -4। तो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 10 to the power -2। सबका रूट कर दिया, सबका रूट कर दिया, वेरी गुड रोहित। तो ये कुल मिला के 12 इंटू 10 to the power -2 आया क्या, 12 इंटू 10 to the power -2 आया क्या। तो क्या फाइनली R इक्वल्स टू हम कह सकते हैं 10 to the power 12 इंटू 10 to the power -2 का मतलब कितना होता है 0.12 मीटर। बोलिए क्लियर है क्या, क्या सबको ही आ रहा है क्या, रोशन, दिव्यांशु, रोहित। रोहित दिव्यांशु कभी भी फोर्स के फॉर्मूले में माइनस साइन नहीं लेते हम लोग, दिव्यांशु कभी नहीं। फोर्स का डायरेक्शन में हम माइनस साइन को कंसीडर कर लेते हैं, अट्रैक्शन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अनुष्का आपका पावर में गलत हो गया। हाँ अनुष्का आपका मुझे भी दिख रहा था कहीं पावर में गलती हुआ था, एक सेकंड। अनुष्का 12 इंटू 10 to the power समथिंग आपने गलत लिख दिया था, बिल्कुल सही। ठीक है, आपने वो 10 to the power वाले में आपकी गलती ये रही कि आपका 10 to the power -3 आ गया पावर में, जो कि 10 to the power -4 आना चाहिए था। ठीक है अनुष्का, मैं सही बोल रहा हूं तो आई थिंक 10 to the power -4 आना चाहिए था, आपने 10 to the power -3 लिख दिया था, इसलिए अब आपको 10 to the power -3/2 लिखना पड़ गया। ठीक है, हो चलो क्या सबको ये फर्स्ट पार्ट क्लियर है क्या, आर आ गया क्या 12 इंटू 10 to the power -2 मीटर यानी 0.12 मीटर, क्लियर है। दूसरे का क्वेश्चन, दूसरा पार्ट क्या है कि दूसरे वाले बॉडी पे कितना फोर्स लगेगा। हम जानते हैं कि दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा, तो करेक्ट आंसर वुड बी सेम। कितना होगा सेम, जो इतना ये लगाएगा उतना ही दूसरा भी लगाएगा। आर्यन मैं म्यूट कर रहा हूं आपको,
कितना हो जाएगा 0.2 न्यूटन ही हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.2 न्यूटन ही हो जाएगा। आर्यन अनम्यूट कर रहा हूं। आर्यन कुछ पूछा था क्या? नहीं, चलो शोएब समझ में आ गया क्या? शोएब, अंशु, आशुतोष, रोशन, मैं कह रहा हूं कि जिस फोर्स से एक दूसरे को खींच रहा है उतने फोर्स से दूसरा पहले खींच रहा है, इक्वल फोर्स लगेगा। बिल्कुल सही है। तो दोनों के बीच इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहा है। बिल्कुल सही है। ठीक है क्या? लेट्स गेट टू नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? फॉर्मूले को यूज टू होना है अपने कूलम्स लॉ में। ट्राई नेक्स्ट। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही था। ठीक है, होप सबको समझ में आ गया होगा। पहले का आंसर तो चलो हमने सॉल्व किया, आर की वैल्यू। ठीक है, लेकिन दूसरे पार्ट में दूसरे, और ये कैलकुलेशन सब लोग घर पे दोबारा प्रैक्टिस करेंगे जिनको भी दिक्कत आई है। ठीक, दूसरा पार्ट है कि कितना सेकंड बॉडी पहले बॉडी पे कितना फोर्स लगाएगा। सेम फोर्स लगाएगा। चलिए ट्राई दिस क्वेश्चन। चलो मैं चलिए ट्राई दिस क्वेश्चन। एक्चुअली एक्चुअली अभी मुझे बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी तो मैंने देखा कि आपके आशीष से डांस कर रहे थे बाहर में। माइट भी कोविड टेस्ट नेगेटिव आ गया होगा। सो ये जस्ट 30 सेकंड का टाइम निकाल के उनको अप्रिशिएट करने गया था। हाँ आर्यन सही है। अच्छा, नो चेंज इन फोर्स। अच्छा देखते हैं, सही है आंसर। अनिमेश सही है। सीधा सीधा क्वेश्चन है। बिल्कुल सही है। ओम वेरी गुड। प्रत्युष वेरी गुड। अनुष्का, अनुष्का बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है सबका आंसर। ठीक है, सबने बोला कि इस क्वेश्चन को लेकिन बोर्ड्स में अगर आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ी दिक्कत होती है। आपको कभी कभी दिमाग में सॉल्व हो जाता है तो आप सीधे वही लिख देना चाहते हो, फोर्स रिमेन सेम। तो मैं आपके आपके जगह रहूंगा तो मैं ऐसे करूंगा कि मान लीजिए कि दो चार्जेस हैं, इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ आर है। तो फोर्स कितना हो रहा है? फोर्स कितना हो रहा है? 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये केस क्या हो रहा है? सेकंड केस लिखते हैं हम लोग, सेकंड केस। इसी को एक्सप्लेन करके लिखना हो जाए 2 नंबर में तो कैसे लिखेंगे? तो हम क्या लिखेंगे? चार्ज को डबल कर दिया है 2q और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी डबल कर दिया है 2r। फोर्स इक्वल्स टू अब कितना होगा? 1/4πε0 2q इंटू 2q बाई 2r का होल स्क्वायर। फाइनली कितना आ रहा है? ये नया एफ डैश ले रहा हूं, उसको एफ डैश ले रहा हूं। क्या लिखेंगे? 1/4πε0 4q स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। 4 and 4 कैंसिल, तो फाइनली
जस्ट एफ डैश जो आ गया वो जस्ट इक्वल टू फोर्स आ गया. दैट्स इट, प्रूव्ड. फोर्स रिमेन्स सेम. सही है क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? चलो थोड़ा इस पे ट्राई करो. आसान बट थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है. एक्सपेक्टिंग क्या, थोड़ा दिमाग लगाओगे उस पे आप. थोड़ा सोचो. यही इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स का यूज जो है हमें आगे पढ़ते रहना होता है, इसलिए आप सब लोग इसको पढ़ेंगे ठीक से. सोचिए कौन सा फोर्स लग सकता है. सब लोग इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन लिखते भी चलो साथ साथ. नहीं लिख रहे हो तो स्पेस छोड़ते चलो. सिर्फ सॉल्यूशन से काम नहीं चलेगा नोट्स कॉपी में. सोचो ना, एक इमेजिनेशन करो, एक फिगर बनाओ. चलो ट्राई करो. एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन. दैट्स इजी क्वेश्चन, जहां पे एक बार आप फिगर को सोचो और क्या फोर्सेस लग रहे हैं इस पे इमेजिन करो बस. वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड रोशन. गॉट 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 राइट ट्रिक. अब ये वन लाइनर बनेगा. Q2 है और ये Q1 है. जस्ट यू हैव टू थिंक कि कितना फोर्स, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है. ये क्वेश्चन आपको, ये पार्ट आपको आगे भी बहुत यूज होता है 12th में ही टॉपिक्स में. जैसे एटम्स में काम आएगा, न्यूक्लियाई में काम आएगा. ये आपको एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है. सबको पता होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन में एक फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r. सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r. और एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है इन दोनों चार्जेस के बीच. कितना लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर r. दो ही फोर्स लग रहा है. दोनों फोर्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तभी ये बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करेगा. तो Fe मस्ट बी इक्वल टू Fc. इक्वेट कर दीजिए ना. mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r का होल स्क्वायर. r एक r कैंसिल हो जाएगा. अपने को चाहिए, पहला तो स्पीड पूछ रहा है. v स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 upon R into M, and that's it, you get the speed. और इसी तरीके से आपको मिलता है, स्पीड मिल जा रहा है.
स्पीड v इक्वल्स टू अंडर रूट के में सब कुछ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 into q2 upon mr. Is it clear to all of you? ये मेरा स्पीड हो गया, ये हमारा स्पीड हो गया, एक पार्ट सॉल्व हो गया हमारा. What will be its speed? What will be its speed? क्लियर है? अगला पूछ रहा है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी एक रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करेगा. तो अगर मेरे से कोई पूछे कि बताओ वेलोसिटी कितना होगा इसका, तो मैं बोलूंगा ना कि पूरा सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर अपॉन पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मान लेते हैं कितना है टी, यानी पूरा सरकमफ्रेंस कितने टाइम में कवर कर रहा है, पूरा सरकमफ्रेंस कवर कर रहा है 2 पाई आर अपॉन टी टाइम में. तो अब हम टाइम पीरियड अगर निकालने जाए तो सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं 2 पाई आर बाई वी. एक तरीके से आप ऐसा समझो कि आपसे पूछा जा रहा है कि पूरा रिवॉल्यूशन कितने देर में कंप्लीट करेगा. आपसे पूछा जा रहा है कि पूरा रिवॉल्यूशन कितने दिन में कंप्लीट करेगा, कितने देर में, दिन में नहीं देर में. ठीक है, तो आप क्या कहोगे टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस क्या होगा टोटल एक साइकिल में 2 पाई आर. बस आपको पुट कर देना है टाइम पीरियड को, आपको सीधा सीधा पुट कर देना है, कितना हो जाएगा 2 पाई आर बाई इतना मेहनत से जो v निकाला है उसका यूज कर लेना है, आंसर इतना ही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 into q2 अपॉन mr. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको क्लियर है ये कि डाउट है? बहुत सिंपल लॉजिक है वेलोसिटी निकालने के लिए. इस केस में आपका इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है. रोशन क्लियर है क्या? रोशन, आर्यन, दीक्षा, निखिल, प्रत्युष. चलो एक वेक्टर पे क्वेश्चन किया जाए. बहुत स्केलर पे कर लिया हमने, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस कर लिया. एक वेक्टर पे क्वेश्चन किया जाए, बाकी तो अगला दिन भी हमारा ये कूलम्स लॉ चलता ही रहेगा. वन लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन. ट्राई दिस. ध्यान से जो बताया था उसको उसको याद रख के क्वेश्चन करेंगे. स्लाइड नीचे करो क्या दिव्यांशु, लिखना है क्या? लिख लो जल्दी से. चलो मैं 10-30 सेकंड और देता हूँ, लिख लो. अच्छा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ले लो ना कोई. चलो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो क्वेश्चन तो लिख लेना अभी तुरंत ही जाकर के. क्वेश्चन करें सब लोग. थोड़ा सोचो, थोड़ा इमेजिन करो, मैंने जो बताया था उसको याद करो. वेक्टर फॉर्म जो आज हमने पढ़ा था उसका एक बढ़िया रिकॉल होगा इसमें. मैग्नीट्यूड भी पूछा जा रहा है और यूनिट वेक्टर भी पूछा जा रहा है. बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है.
एक्सपेक्ट कि इस क्वेश्चन से हम लॉजिकली फुल प्रूफ हो जाएंगे वेक्टर फॉर्म पे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पूरा फोर्स नहीं पूछा है, मैग्नीट्यूड अलग पूछा है और यूनिट वेक्टर अलग पूछा है। आपसे सबसे पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो आपका फोकस उस पे रहना चाहिए। फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत क्लियर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R का होल स्क्वायर। आपकी तकलीफ है कि आपको फोर्स के बारे में सब कुछ पता है, आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पता है, Q1 Q2 पता है, दिक्कत आपको R की है, दोनों के बीच के डिस्टेंस की है। तो अगर आपको मैंने बताया था कि कभी डिस्टेंस निकालना हो तो आप कैसे लेते हो, पहले R1 वेक्टर लीजिए। R1 वेक्टर क्या लिखिएगा, -1 i कैप +1 j कैप +1 k कैप, या इसको और लिख सकते हो कैसे, -i कैप +j कैप +k कैप। अगला आप R2 वेक्टर लीजिए, और क्या होगा, 3i कैप +j कैप -2k कैप। पॉइंट के हिसाब से रोशन ठीक है, देख लेते हैं। आपके पास R1 वेक्टर और आपके पास R2 वेक्टर आ चुका है। मैंने बोला था कि अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है अगर, तो R21 निकालिए। R21 का मतलब क्या होता है, R21 मतलब कि फाइनल, 2 से 1 के बीच में। तो याद रखिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, क्लियर है। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना होगा, -4i कैप, जे कैप खत्म हो जाएगा, और +3k कैप। अगर कोई मुझे बोले कि बताइए इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा इस वेक्टर का, देखो ये R21 वेक्टर आपने बना लिया, इसका मैग्नीट्यूड होगा वही डिस्टेंस होगा। मैंने बताया था कि R21 का वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू R, कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड, √4² + 3² कितना हो जाएगा, 5। इज इट क्लियर क्या, वेरी गुड अनुष्का। तो हमारे पास सबसे जो बड़ी चीज आ गई है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 5 मीटर। क्लियर है। अब तो हम फोर्स का मैग्नीट्यूड बड़े आराम से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻9 इंटू Q1 इंटू Q2, 20 × 25, अच्छा इंटू 10⁻⁻12, दोनों माइक्रोकूलम था, अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो 25 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻9 इंटू 20 × 10⁻⁻12 न्यूटन। देख लेते हैं कितना होगा, 20 9 जा 180 इंटू 10⁻⁻3, कितना हो जाएगा, वेरी गुड, 0.18 न्यूटन। आर्यन बिल्कुल सही है, रोशन बिल्कुल सही है, 0.18 न्यूटन। बोलिए दिक्कत है क्या। मैंने जो इतना मेहनत किया ये आर निकालने के पीछे, ये क्यों किया, ताकि हमें निकल जाए डिस्टेंस। बोलिए क्लियर है क्या, हमें निकल गया R12 का मैग्नीट्यूड निकल गया। अब कोई मेरे से पूछे कि बताओ Q2 पे फोर्स कैसे लगेगा, तो Q2 पे फोर्स रेपेल करेगा, तो कैसे लगेगा Q2 पे, कुछ इस तरीके से। ये रेपेल कर रहा है तो ये अवे जा रहा है, तो आपको भी लग रहा होगा कि यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, 1 से 2 के तरफ जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि R12 का यूनिट वेक्टर। तो आप लिख सकते हो ये R12 का यूनिट वेक्टर क्या होता है, R12 का वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड।
मैंने बताया था डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर लेते हैं। मैग्नीट्यूड तो हम जान ही चुके हैं, इसका कितना है 5, क्लियर है। और इसका वेक्टर r12 वेक्टर हमको r21 पता है, तो r12 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस r21 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 4i कैप माइनस 3k कैप बाई 5। बिल्कुल सही अनुष्का, जे कैप लिख दिया था आपने अनुष्का, 3k कैप होना चाहिए था। क्या निमेश समझ में आ रहा है क्या? मैंने बोला यूनिट वेक्टर, आपको चाहिए डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स। फोर्स लग रहा है 2 1 से 2 के तरफ लग रहा है, तो 2 को रेपेल करने की कोशिश कर रहा है। ये वेक्टर फॉर्म ही आपको फंसा सकता है, तो इस पे ध्यान भी, दिमाग भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि r12 वेक्टर इक्वल्स टू r12 वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड। अब r12 तो अपने को पता नहीं है, तो r21 पता है, तो r21 का माइनस हो जाता है। रोशन क्लियर है क्या? रोशन, आर्यन, शोएब, अंशु, सब लोग एक काम करेंगे, आपके इस शीट में और भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है? ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन एटलीस्ट ये अगला क्वेश्चन ट्राई करके आएंगे। और अब आप लोग मॉड्यूल भी बना सकते हो, तो मैं आपको होमवर्क दूंगा, मैं आपको आज होमवर्क दूंगा, ताकि आप अगले क्लास में जब मिलेंगे तो होमवर्क के साथ मिलेंगे हम लोग, ठीक है? चलो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। मैं आपको स्लाइड भेज देता हूं, आप उससे लिख लो जल्दी से, कुछ छूटा हुआ है तो, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, ठीक है? चलो, अरे नीलम सर का ठीक है अभी, नीलम सर इज फाइन, नीलम सर रिकवर कर रहे हैं अभी, फीवर तो बंद हो गया। अच्छा, अनुष्का मॉड्यूल ले लिया, मैं आपको मॉड्यूल का स्क्रीनशॉट लेके भेज देता हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ प्रॉपर फर्स्ट डे। अब आप होमवर्क कर सकते हो। हाँ, जो मैं भेज देता हूँ, मैंने एनसीईआरटी किसी ने मांगा था तो मैंने कल एनसीईआरटी तो दिया है, एनसीईआरटी आपको भी दे देता हूँ। स्लाइड ऊपर कर दूं क्या? हाँ यार, आर्यन सबसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, कि कैसे हो, ठीक है कि नहीं? यार देखो, जब तक हम क्लास ले रहे हैं मतलब ठीक है, सीधा सीधा, जब तक हम क्लास ले रहे हैं तब तक ठीक है। हाँ, आज ही दे दूंगा रोशन। तो क्लास की छुट्टी अनाउंस करूं कुछ दिनों के लिए फिजिक्स की, समझ लेना, ठीक है ना? चल, हाँ हाँ अनुष्का, करा लिया, करा लिया। सो जब तक हम लोग की पहचान हमारे ऑनलाइन प्रेजेंस के हिसाब से है, हम ठीक है कि नहीं? चलो बच्चों, हैव अ नाइस डे, लेट्स एंड द सेशन फॉर टुडे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, खाओ पियो थोड़ा बढ़िया से, मोटे होके आओ सब लोग। नहीं ओम, अभी बचा हुआ हूं, अभी बचा हुआ हूं, ठीक है? चलो, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। फर्स्ट वीक हमारा खत्म हो गया है फिजिक्स में, और आपको कुछ होमवर्क मिलना चाहिए, होमवर्क देता हूँ, थोड़ा कुछ ट्राई करो, पढ़ो, रिवीजन करो पूरा। अगले वीक से थोड़ा पेस बढ़ाएंगे हम लोग।